हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 27 जनवरी और आज के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स है उन सबको हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। तो 26 जनवरी को पद्म अवार्ड की भी घोषणा हो गई है और वीरता पुरस्कार यानी कि शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब जो है अवार्ड है इनकी भी घोषणा कर दी गई है। तो हम लोग उन सब के बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, सफल वही होते हैं जो सपने देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आप उसको पूरा कैसे करेंगे। हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई सपना तो होता ही है और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। तो चलिए इसी सोच और विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, पद्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो इस साल 2026 में व्यक्ति हैं वो हैं 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। जबकि 2025 की बात करें तो 139 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म अवार्ड से। पद्म अवार्ड का अर्थ है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये तीनों अवार्ड को मिला के हम लोग उसको पद्म अवार्ड कहते हैं। तो 2025 में कितने लोगों को दिया गया था? 139, और 2026 में 131 व्यक्तियों को दिया गया है। 2025 में 139 व्यक्तियों में कितने लोगों को विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था, विभूषण। और 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया। यानी कि ये तीनों अवार्ड को मिला के हम लोग इसको पद्म अवार्ड कहते हैं। तो देखिए, पद्म अवार्ड के बारे में देखते हैं। 2026 की बात करते हैं तो उससे पहले इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि ये शुरू कब हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1954 में, इसकी शुरुआत हुई थी। 3 श्रेणियों में ये दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, भारत रत्न के बाद ये दूसरा जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है ये दूसरे स्थान पे, यानी भारत रत्न जो है वो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस किस किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? तो ये कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, कला, खेल, सिविल सेवा, इन सब क्षेत्रों में इस अवार्ड को दिया जाता है। 2026 में 131 व्यक्तियों को दिया गया है। और इसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसकी घोषणा की जाती है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और कब दिया जाता है? ये मार्च अप्रैल के समय पे राष्ट्रपति भवन में एक समारोह का आयोजन होता है, उसी टाइम सभी को ये सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ अपवाद की बात करें, यानी अपवाद का अर्थ है कि नहीं दिया गया, इन सालों में नहीं दिया गया, ये अवार्ड नहीं दिया गया। तो ये है 1978, 1979, 1973, 1997। इस टाइम पे ये अवार्ड जो था वो नहीं दिया गया, हर वर्ष दिया जाता है ये। तो मैंने अभी बताया आपको कि 2025 में 139 लोगों को दिया गया, यानी कि ये हर वर्ष प्रदान किया जाता है। तो 2026 की बात करें तो 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। और ये जो 131 अवार्ड है उसमें 19 महिलाएं भी शामिल हैं और विदेशी और एनआरआई, जैसे कि कोई भारत का व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं, तो उन सब में से भी 6 लोगों को ये दिया जाएगा, विदेशी और एनआरआई में 6 व्यक्तियों को। और मरणोपरांत यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनमें 16 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको मरणोपरांत दिया जाएगा।
पद्म विभूषण की बात करें तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2026 में, जिसमें सबसे पहले हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी कि जो धर्मेंद्र हैं उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई। इनको मरणोपरांत दिया गया है और किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र से हैं। ऐसे तो ये पंजाब के हैं लेकिन महाराष्ट्र में ही अब ये बसे हुए थे, तो इसीलिए इनके जो एड्रेस है उस हिसाब से ये महाराष्ट्र के। दूसरे हैं श्री केटी थॉमस, सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, केरल से ये हैं। सुश्री एन राजम, इनको कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से दिया गया है। श्री पी नारायण, साहित्य एवं शिक्षा, केरल से ये हैं, इनको इस क्षेत्र में दिया गया है। श्री वी एस अच्युतानंदन, मरणोपरांत इनको दिया गया है। सार्वजनिक मामले के लिए केरल से ये बिलोंग करते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो इस बार 2026 में 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें अलका याग्निक है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, श्री कालीपट्टी रामास्वामी पालानी स्वामी, दवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्री मम्मूटी कला के क्षेत्र में केरल से ये हैं। नवेरी दत्तात्रेडू, दवा यानी चिकित्सा में इनको संयुक्त राज्य अमेरिका से, मैंने कहा ना कि एनआरआई को भी दिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, इन्हीं को अभी दिया गया है। श्री पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री एस के एम मेइलानंदन, सामाजिक कार्य के लिए इनको तमिलनाडु क्षेत्र से दिया गया है। श्री संता वादनी आर गणेशन, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कर्नाटक से हैं। और देखिए श्री शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और जो अभी वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनके ये पिताजी हैं, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। सार्वजनिक मामले के लिए झारखंड से ये हैं। श्री उदय कोटक, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। श्री वी के मल्होत्रा, सार्वजनिक मामले दिल्ली से ये हैं और इनको सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। बेलापल्ली नेटेशन, सार्वजनिक मामले, केरल से ये हैं। विजय अमृतराज, खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। देखिए पद्मश्री जो है वो 113 व्यक्तियों को 2026 में दिया गया है। तो हम लोग जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 113 लोगों को याद करना पॉसिबल भी नहीं है, तो हम जो इम्पोर्टेंट नाम है, जो ज्यादा चर्चित नाम है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, प्रवीण कुमार, इन चारों को सम्मानित किया जाएगा। इन चारों को अर्थ यही है कि 2013 में से जो सबसे चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो रोहित शर्मा को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम के कप्तान रह चुके हैं। और हरमनप्रीत कौर जो है ये भारत की जो महिला टीम है क्रिकेट वाली, उसमें ओडीआई वर्ल्ड कप में ये जीतने वाली टीम में शामिल थी। और सविता पुनिया जो है ये भारतीय महिला हॉकी से ये हैं। इनका खेल क्या है? हॉकी। ये हरमनप्रीत कौन है? तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई खिलाड़ी है। रोहित शर्मा भी क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट है। और भी कई नाम है इसमें, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। मुथुना नगम, विज्ञान के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अनिल कुमार रस्तोगी, अर्मिडा फर्नांडीज महाराष्ट्र से हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और देखिए फिल्म के क्षेत्र में अगर देखें तो ये आर माधवन को भी दिया गया है। तो जो चर्चित नाम है उनको हम लोग याद रख लेते हैं। और इसमें चंद्रमौली को भी आकाश मिसाइल बनाने प्रणाली की जो बनाने की कार्य थी उसमें ये शामिल थे। आकाश मिसाइल
उन्हीं के इस अभूतपूर्व कार्य के लिए इनको दिया गया है। और दूसरा देखें तो ई मुथु मुथु नायगम को भी इसरो में ये काम कर चुके हैं, इनको भी ये दिया गया है। और दूसरा देखें तो बुद्ध कृष्ण मणि, इनको भी दिया गया। और ये इनको क्यों दिया गया है? अयोध्या और सारनाथ यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन के नेतृत्व करने के लिए इनको प्रदान किया गया है। 113 जो पद्मश्री है, इन सबको याद करना बहुत ही कठिन कार्य है और ये पूछे भी नहीं जाते हैं। ज्यादातर जो चर्चित नाम होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। और अगर कहीं से पूछता भी है तो अगर कोई किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तब उस राज्य के उस व्यक्ति को पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आप लोग अपने अपने राज्य के हिसाब से देख लीजिएगा पद्मश्री। 2026 का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को ये सम्मानित किया गया है। और ये शुभांशु शुक्ला को क्यों दिया गया है? तो 2025 में ये नासा का एक स्पेस मिशन था, उसमें ये जाने वाले व्यक्ति बने थे, यानी कि दूसरे व्यक्ति बने थे। पहले तो राकेश शर्मा है, उनके बाद ये दूसरे व्यक्ति बने थे जो जाने वाले। और देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले व्यक्ति बने भारत की तरफ से, तो इसीलिए इनको इस कार्य के लिए दिया गया है। और इस बार का जो वीरता पुरस्कार है इस बार का 2026 का, तो कितने लोगों को दिया गया है? तो एक व्यक्ति यानी कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया, अशोक चक्र। और ये क्यों दिया जाता है? शांति का जब समय हो उस टाइम पे वीरता और अपने वीरता का प्रदर्शन करने के लिए ये दिया जाता है। तो एक अशोक चक्र दिया गया है जो शुभांशु शुक्ला को दिया गया, और 3 कीर्ति चक्र दिया गया है, कीर्ति चक्र। और 13 शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। एक इसमें से एक व्यक्ति जो मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत। अशोक चक्र को कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से ये शुरू हुआ था और ये वीरता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान ये दिया जाता है। कब? जब ये शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा हो तब ये दिया जाता है। यानी कि सर्वोच्च सम्मान अगर वीरता के शांति के क्षेत्र में, यानी कि जब देश में शांति हो फिर भी किसी ने वीरता दिखाई हो तो उस टाइम पे ये अवार्ड दिया जाता है उस कार्य के लिए। तो 1952 से ये शुरू हुआ था। शुभांशु शुक्ला जो नासा का प्रोग्राम था एक्सयूएम मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था, उसके लिए ये उनको दिया गया था। उनके लिए ये अवार्ड जो है, ये पुरस्कार जो है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र की बात करें तो मेजर अर्शदीप सिंह को दिया गया है और ये असम राइफल में नायाब सूबेदार के पद पे तैनात हैं। डोलेश्वर सुब्बा जो है, इनको भी दिया गया है कीर्ति चक्र। वीरता पुरस्कार की श्रेणियों की बात करें, वीरता पुरस्कार की श्रेणियों की बात करें तो ये है परमवीर चक्र। ये युद्ध के समय जो वीरता दिखाई जाती है उसके लिए ये दिया जाता है। युद्ध के मैदान में जो वीरता दिखाई जाती है उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र मैंने आपको बताया अभी कि अशोक चक्र शांति के काल में अद्वितीय साहस जो होता है, उस सर्वोच्च गैर सैन्य जो व्यक्ति होते हैं उनको भी ये प्रदान किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ सैनिक को देने वाला नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो भारत का है, वो ऐसा कोई कार्य करता है जो वीरता साहस को प्रदर्शित करता है, तो उनको भी ये दिया जा सकता है। इसमें महावीर चक्र
ये भी युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाता है। उसके बाद है कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है ये शांति के समय पे कोई भी व्यक्ति के द्वारा अपनी साहस का प्रदर्शन करने के लिए ये प्रदान किया जाता है। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापना को बढ़ावा देने समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 अधिसूचित किसके द्वारा किया गया है, यानी ये जो एक्ट है ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये यूजीसी के द्वारा लाया गया है। यूजीसी क्या है? जो हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं ना, जैसे कि बीए, बीएड ये सब के लिए जाते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी होती है उसको ये रेगुलेट करती है। और ये भी हाल ही में, यानी कि 15 जनवरी 2026 को इस यूजीसी जो संस्था है इसने कहा कि हम जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हम लोग समानता लाने के लिए ये एक्ट को पारित कर रहे हैं। और इस एक्ट को लेके काफी विवाद भी हो रहा है। क्यों विवाद हो रहा है? क्योंकि इन्होंने इसमें कहा कि जो जनरल लोग जो है, जनरल व्यक्ति, अगर इनके द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के खिलाफ अगर कोई इस तरह का भेदभाव या कुछ ऐसा किया जाता है तो इनको सजा दिया जाएगा। ये चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से कोई बुरा बर्ताव ना हो, इसके कारण ही ये एक्ट लाया गया है। लेकिन बहुत सारे इसके ऊपर विवाद हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओबीसी को भी शामिल किया गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले ही लोग इसमें विवाद खड़ी करें। हो सकता है कि कोई और भी, जैसे ओबीसी के कोई लोग विवाद खड़ी कर दे और सजा इनको हो जाए, तो इसके ऊपर भी विवाद खड़ा हो रहा है। कह रहे हैं कि आपने क्लियर ही नहीं किया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये जो नियम है ये 2012 का जो 2012 का पुराना नियम है उसकी जगह पर ये लाया गया है। 2012 का पुराना नियम जो है उसकी जगह पर ये लाया गया है। क्यों लाया गया है? इनका कहना है कि ये नियम जो है ये बहुत पुराना हो चुका है और अब हम लोग इसको नया नवीनीकरण इसका करना चाहते हैं, इसीलिए लाया गया है। देखिए, यूजीसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यूजीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अंग्रेजी में इसको देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और ये कब बना था? तो ये बना था 1956 में ये बना था। इससे पहले इसका जो बनाने की ये औपचारिक रूप से इसकी बात जो चल रही थी वो 28 दिसंबर 1953 से इसका बात चल रहा था कि ये बनाने ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये बनाया गया। इसको सबसे पहले कब, मतलब इस तरह का कोई संस्था बनाने की बात कब चली थी? तो यूजीसी का बनाने से पहले इसको 1945 में सबसे पहले बनाने की बात चली थी। और जब क्यों चली थी? तब अलीगढ़ और बनारस हिंदू जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन सब की देख रेख के लिए इसको बनाया गया था। दिल्ली, इन सब की जो यूनिवर्सिटी है उन सब की देख रेख के लिए इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये शिक्षा मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है विनीत जोशी।
ये इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, ये यूनिवर्सिटी जो होती है, यूनिवर्सिटी जो होती है उसको ये मान्यता देता है, मान्यता देना, रख रखाव करना, अनुदान वितरित करना, अनुदान वितरित करना, अनुदान, शोध को बढ़ावा देना, शोध को बढ़ावा, और परीक्षा का जो दिशा निर्देश होता है, परीक्षा का जो दिशा निर्देश होता है, निर्देश वो भी ये जारी करता है। तो ये इतने सारे इसके कार्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा उन सबको मानक जो होते हैं, मानक वो देने का ये कार्य करता है, वो देना इसका उद्देश्य है, और उसमें समन्वय निर्धारण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति कहाँ पाई गई है? तो देखिए, ये मूना आइलैंड इंडोनेशिया में इसकी अभी खोज की गई है, जिसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये जावा सी है, और प्रशांत महासागर यहाँ पर इसकी लोकेशन है। और यहाँ पर इसके पास में बटन आइलैंड भी स्थित है। और ये कितना वर्ष पुराना है? तो ये 67800 वर्ष पुराना, और इसकी अभी खोज की गई है, जो दुनिया का सबसे पुराना गुफा कलाकृति है। अपने देश में भी महाराष्ट्र में एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं, इसकी कलाकृति काफी फेमस है, जिसको राष्ट्रकूटा के द्वारा बनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में खोजा गया है, जो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति, और ये कितनी पुरानी है? 67,800 वर्ष पुराना ये कलाकृति है। और इसी के पास में एक फ्लोरेस सी भी यहीं पर पास में इसका लोकेशन है। इसके पास में ये एक सी भी स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 100% ताजा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने में देश का पहला स्थान हासिल किया है? तो ये लखनऊ में ऐसा हासिल किया गया है, जो 100% कचरा होता है, यानी कि जो घरों से कचरे निकलते हैं, नदियों में नालियों में आते हैं, उसको तुरंत डीकम्पोस्ट कर दिया गया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। उसी को नाम दे दिया गया जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, यानी कि इसको तुरंत ही, ये जैसे ही कचरा आया उसको वैसे ही खत्म कर दिया गया। और इसने अभी हाल ही में 2000 से भी ज्यादा मैट्रिक टन जो है कचरे को निपटान किया है। और इसके 3 प्लांट भी लगाए गए हैं, ताकि ऐसे कचरों का निपटारा किया जा सके। तो अभी लखनऊ फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है, जो भारत का पहला ऐसा कोई राज्य या कोई ऐसा जिला बन गया है, शहर बन गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा किस स्टेशन पर ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया गया है? तो देखिए, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक रोबोट को तैनात किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ASC अर्जुन। इसका रोबोट का नाम है रोबोट। इसका नाम है ASC अर्जुन, इसका नाम है रोबोट का, और इसे भारतीय रेलवे के द्वारा तैनात किया गया है। ये यात्रियों को ग्रीट करेगा, यानी कि उनको नमस्ते करेगा। उनकी फेस से इनकी पहचान भी कर सकता है,
पहचान करेगा। और ये कौन कौन सी भाषाएं बोल सकता है, तो अंग्रेजी, तेलुगु, विशाखापट्टनम में है तो तेलुगु तो होना ही है, क्योंकि ये तेलुगु और तमिल यहीं पर बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जगह पर। तो ये तेलुगु भाषा और हिंदी भाषा में कार्य करेगा। ये नमस्ते करता है, नमस्ते भी करता है, यानी कि ये नमस्ते करता है और ये सैल्यूट भी करता है। ASC का क्या फुल फॉर्म है, तो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन, यानी कि ये पुलिस के तौर पे यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि ये भीड़ को कंट्रोल कर सके। भीड़ को कंट्रोल यानी कि उसकी निगरानी कर सके कि कितनी भीड़ आ रही है, कितना, कहाँ पर कैसा भीड़ चल रहा है, वो सब ये निगरानी करने के लिए इसको तैनात किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। और ये भारतीय रेलवे की पहली ऐसी कोई पहल है जो अभी यहाँ विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये अभी कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है, DMD यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस बैंक के MD कौन है? HDFC जो बैंक है, HDFC जो बैंक है उसको बनाया कब गया था, तो 1994 में इसको बनाया गया और इसने काम कब शुरू किया, 1995 से इसने काम शुरू किया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, इसका मुख्यालय। और इसके जो अभी वर्तमान में जो MD हैं वो हैं शशिधर जगदीशन, ये वर्तमान में इसके MD हैं। MD का अर्थ है मैनेजिंग डायरेक्टर। और अभी जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वो नियुक्त हुए हैं कैजाद भरूचा। और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन जो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है वो है अंतनु चक्रवर्ती इसके वर्तमान में चेयरमैन है, यानी चेयरपर्सन है इसके। HDFC इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इसका टैगलाइन है। और एग्जाम्स में काफी बार बैंकों के जो टैगलाइन होते हैं और मुख्यालय होते हैं वो ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये इसका टैगलाइन है। और जी ये भी नियुक्त हुए हैं कैजाद भरूचा। इनका कार्यकाल कितने दिन का रहेगा, तो ये 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों का इनका कार्यकाल है। और इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। और बैंक जो होते ये एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये निजी बैंक है ये। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्षों का इनका कार्यकाल रहेगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये सिक्किम राज्य को सम्मानित किया गया है। और इसी अवार्ड में यानी कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 में लीडर के तौर पे किसे सम्मानित किया गया है, तो सीता अशोक को सम्मानित किया गया है लीडर कैटेगरी में। और राज्य की कैटेगरी में सिक्किम को ये अवार्ड दिया गया है। चालीसा ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, तो देखिए ये CP राधाकृष्णन जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं
इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कि ये वहाँ पर, ये कहाँ लॉन्च किया गया, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया और ये वहाँ उपस्थित थे और इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस किताब को पब्लिकेशन किसने दिया है, तो आनंद पब्लिकेशन के द्वारा, आनंद पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार, इसके लेखक हैं। और इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। और ये किताब किस पे बेस है, तो ये किताब बेस है राम जन्मभूमि से जितनी भी जर्नी अभी तक चली आ रही है, यानी कि जब से जो वहां पर बाबरी मस्जिद था उसको तोड़ने से लेकर जितनी भी विवाद हुए उन सब पर ये किताब बेस है। यानी कि राम जन्मभूमि से जितने भी विवाद और जैसे भी उसकी डेवलपमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती आ रही है, यानी कि कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, फिर उसके बाद वो मंदिर बनाया गया, कितने हिस्से किसको दिए गए, तो इन सब से पूरे जितना भी शुरुआत से इस पे मुद्दा बना है उन सब पूरी जर्नी को इसमें दिखाया गया है इस बुक में। और इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, करंट अफेयर्स बाय नेहा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं और कर लीजिएगा। और क्लास का नोट्स भी साथ साथ में बनाइए ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे 10 जगह घूमना ना पड़े, आपके पास आपका अपना नोट्स रहे। तो चलिए इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।